किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर बार आपके बीच एक नए विषय को लेकर आते हैं। आज का हमारा विषय है संरक्षित खेती। आज हम जानेंगे कि संरक्षित खेती क्या होती है, संरक्षित खेती की संरचनाएं कौन सी हैं, इसके फायदे क्या हैं, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर KVR राव। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि संरक्षित खेती क्या होती है। अभी जो आज की जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों में संरक्षित खेती एक लाभदायक खेती है जो किसान भाई अपना सकते हैं। संरक्षित खेती में खेत को सुरक्षित बनाते हुए अगर हम खेती कर पाए, जिसको संरक्षित खेती कहते हैं, जिससे किसान भाइयों को ज़्यादा पानी से परेशानी नहीं होगी या कम पानी से परेशानी नहीं होगी, कीड़े मकोड़े से परेशानी नहीं होगी। तो कुछ विधियां अपना करके हम संरक्षित खेती अपना सकते हैं। इसकी संरचनाएं कौन कौन सी हैं? संरक्षित खेती के अंदर 7 प्रकार की विधियों को संरक्षित खेती कहते हैं। सबसे पहले आता है कि ड्रिप इरिगेशन, जिसको टपक सिंचाई पद्धति से आप लोग जानते हो। और उसके बाद आता है कि ऊंची मेड़ बना के मेड़ के ऊपर अगर हम पौधे लगा दें, उसको रेज बेड फार्मिंग कहते हैं। उसके बाद उसी बेड के ऊपर अगर हम प्लास्टिक की पन्नी, प्लास्टिक मल्चिंग या ऑर्गेनिक मल्चिंग, जो अपना भूसा बच जाता है उसको भी उसके ऊपर बेड के ऊपर लगा के पौधे लगा के हम खेती करते हैं, उसको भी संरक्षित खेती कहते हैं। साथ में जो चौथा विधि होती है, पौधे को सहारा देना। पौधे को सहारा देने से पौधा जो है फल ऊपर की ओर देगा, जिससे मिट्टी के साथ टकराएगा नहीं, तो अच्छी गुणवत्ता वाली फल मिलेंगे। और 5वां विधि होती है जिसमें हम टनल्स बना के, टनल के अंदर छोटे छोटे संरचना बना के उसके अंदर अगर हम कर लेते हैं, उसको टनल टेक्नोलॉजी कहते हैं, छठी विधि। 7वीं विधि में नेट हाउस बना सकते हैं हम। नेट हाउस में आप देखते होंगे हरे कलर का, काले कलर का नेट हाउस देखते होंगे, उसके अंदर भी हम खेती कर लें, वो एक विधि वो भी होती है। आखिरी विधि होती है जिसपे पॉली हाउस बना के, पॉली हाउस के अंदर, जिसको ग्रीन हाउस भी कहते हैं, उसके अंदर अगर हम खेती कर सकते हैं, जिसको पॉली हाउस कल्टीवेशन कहते हैं। बिल्कुल, आपने पॉली हाउस का जिक्र किया, तो पॉली हाउस में किस तरह से खेती करते हैं, इसके बारे में भी आप बताएं। जी, पॉली हाउस के अंदर अगर कोई किसान भाई खेती करना चाहते हैं, सबसे पहला मुद्दा आता है कि हमें पॉली हाउस कहाँ बनाना है। तो हमारे खेत में आपकी जो ज़मीन के हिसाब देख करके पूरब से पश्चिम की ओर हमारी पॉली हाउस की लंबाई ज़्यादा होना चाहिए। आपको समझाने के लिए, सपोज़ हम 1 एकड़ में पॉली हाउस बनाना चाहते हैं, तो 1 एकड़ में 4000 वर्ग मीटर होती है, जिसमें 100 मीटर पूरब से पश्चिम की ओर होना चाहिए, 40 मीटर उत्तर से दक्षिण की दिशा में होना चाहिए, जिससे 4000 वर्ग मीटर होगा और हमारा पॉली हाउस बनाने के लिए वो जगह सही रहता है। क्योंकि हमारी हिंदुस्तान में तेज़ हवा पश्चिम की ओर से चलती है। जब हमारी पॉली हाउस उत्तर दक्षिण दिशा में कम लंबाई में होती है, जिससे तेज़ हवा से ज़्यादा जल्दी डैमेज नहीं होगा। और साथ साथ में पॉली हाउस कल्टीवेशन एक वैज्ञानिक विधि का तकनीक है, इसीलिए हम पॉली हाउस लगाने से पहले प्रशिक्षण लेना एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है। साथ साथ में 3-4 किसान जिसने पहले लगा चुके हैं, वहाँ पे विजिट करके उसका काम कैसे कर रहे हैं वो जानकारी लेना ज़रूरी भी है। अब इसके अंदर जो पौधा हम जनरली लगाते हैं, पॉली हाउसेस जो हिंदुस्तान में आई है, इसमें सबसे ज़्यादा सब्जियों में टमाटर, शिमला मिर्च और खीरा लगाने के लिए। और ये तीनों सब्जियों की जो मैंने बात किया था, वो उसका किस्म जो चयन करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात होती है। हर किस्म इसके अंदर नहीं आता है। जो किस्म पॉली हाउस के लिए सिंचित है उसी को हमें लेना चाहिए। जैसे अगर टमाटर की बात करते हैं, तो इसमें बादशाह वैरायटी है, अविनाश वैरायटी है और अन्य वैरायटी भी है, हिमसोना है, हिमशिखर है, जो पॉली हाउस के अंदर लगाने वाले हैं, उसको आप चयन कर सकते हैं। जैसे अगर शिमला मिर्च की बात करते हैं, शिमला मिर्च के अंदर स्वर्णा हो, इंदिरा हो, बॉम्बे वैरायटी हो या ओरेबेली वैरायटी हो, और भी वैरायटीज़ मार्केट में उपलब्ध है जो पॉली हाउस के लायक है, वो लगाना चाहिए। जहाँ तक खीरे की बात करते हैं, खीरे में साइटस करके वैरायटी है, कियोन करके वैरायटी है, और आजकल अन्य वैरायटी भी किस्में भी आपको मार्केट में उपलब्ध है जो पॉली हाउस की लायक है। उसको हमको चयनित करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात होती है।
तो किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अभी हम पॉली हाउस में मौजूद हैं और पॉली हाउस में तापमान बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब, ह्यूमिडिटी को कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि गर्मी अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से तापमान बहुत ज़्यादा है इस समय। जी, पॉली हाउस के अंदर तापमान को नियंत्रण करने के लिए पॉली हाउस की जो ऊंचाई जो होती है 20 फीट के ऊपर होना चाहिए, 6 मीटर के ऊपर। कभी भी हम मार्केट में पाइप खरीदते हैं, एक पाइप 6 मीटर का आता है, तो पाइप की लंबाई के ऊपर से अगर पॉली हाउस बन जाता है तो तापमान ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप पॉली हाउस देखें हैं तो आप देखिए चारों ओर कर्टेन लगाया जाता है, जिस कर्टेन को उठा के बाहर की हवा अंदर आने की प्रयास किया जाए, जिससे जो नेचुरली आता है, जिससे अंदर की तापमान अपने आप घट जाता है। साथ साथ में अगर तापमान ज़्यादा होता है, जैसे गर्मी के मौसम में मई महीने में, जून महीने में तापमान बढ़ जाता है, उस समय पे अगर हमें तापमान कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप देखिए पॉली हाउस के अंदर से ज़्यादा प्रयास ना करें, पॉली हाउस के बाहर से, जैसे पॉली हाउस के टॉप में, ऊपर में ड्रिप इरिगेशन लगा दीजिए या ऊपर में शेड नेट लगा दीजिए। आप ये देखे होंगे पॉली हाउस के अंदर भी एक शेड नेट रहता है जो तापमान को नियंत्रण करने में मदद करती है। साथ साथ में पॉली हाउस के ऊपर भी शेड नेट लगा के उसके ऊपर ड्रिप के माध्यम से बूंद बूंद पानी उसके ऊपर गिरा दें, जिससे इसके अंदर की तापमान घट सकता है। और आजकल दक्षिण भारत में और अपनी मध्य प्रदेश में भी कुछ किसान पॉली हाउस के अंदर भी, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री में एक एग्जॉस्ट फैन आने लगी जो छत के ऊपर लग जाता है, वो फ़ैन लगा के भी आप पॉली हाउस के अंदर तापमान को नियंत्रण कर सकते हैं। जहाँ तक नमी की बात आप जो किए हैं, नमी को नियंत्रण करने के लिए बारिश के मौसम में पॉली हाउस के अंदर नमी ज़्यादा रहेगा। पौधे को नमी ज़्यादा नहीं चाहिए, तापमान भी ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर नमी ज़्यादा है पॉली हाउस के अंदर तब भी फूल बनते हैं, फल नहीं बन पाते हैं। उसको अगर हम नियंत्रण करना चाहते हैं तो डीह्यूमिडिफायर्स करके मार्केट में मिलता है। 1 एकड़ पॉली हाउस में 8 डीह्यूमिडिफायर्स लगा के हम ह्यूमिडिटी को या आसमान की नमी को नियंत्रण कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में नमी कम रहता है, 20% से नीचे पहुंच जाता है, तब भी हमारा पॉली हाउस के अंदर पौधा ज़्यादा उत्पादन नहीं दे पाता है। उस समय पे हमें क्या करना चाहिए, पॉली हाउस के अंदर जो लगी हुई फागर को हर आधे मिनट में 20 सेकंड के लिए चलाना है। कभी भी हम फागर चलाते हैं तो नमी को नियंत्रण करने के लिए चलाते हैं, ना कि तापमान को नियंत्रण करने के लिए। अब आपकी हर आधे घंटे में 20 सेकंड चला के आपका फागर को 2 बजे, दिन में 2 बजने के बाद फागर को चलाना बंद कर दीजिए, जिससे फागर से जो पानी की जो बूंदें गिरते हैं पत्ते के ऊपर, उड़ने का समय मिल जाए, जिससे पानी उड़ जाए अपने आप, जिससे पौधे के ऊपर फंगस इन्फेक्शन की अटैक नहीं होगी और पौधा सुरक्षित रहेगा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो किसान भाइयों, पॉली हाउस के ज़रिए आप फसलों को तेज़ हवा, धूप, ज़्यादा बारिश से आप बचा सकते हैं, तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि पॉली हाउस लगाने के लिए किसान क्या करें और वो कहाँ से इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं? जी, पॉली हाउस जैसे मैंने बताया था वैज्ञानिक विधि का तकनीक है जो हमारी खेती में बहुत लाभदायक है। अगर आप 5 एकड़ में टमाटर
खुले खेत में लगाते हो जितना उत्पादन आप 1 एकड़ की पॉली हाउस के अंदर आप ले सकते हो। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपको उत्पादन में कोई परेशानी नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको मार्केटिंग करना, बाज़ार में बेचने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा कि पॉली हाउस के अंदर जो हमारी जो भी सब्जियां लगा है वो बेमौसम में आ जाए, जिसके चलते मार्केट में आपको अच्छा रेट मिले। अभी आप देख सकते हो मेरे पीछे टमाटर लगी हुई है। ये टमाटर हमारा कम से कम 1 महीने के बाद मार्केट में निकलने की संभावना है, जो उस समय पे मार्केट में रेट अच्छा मिल जाता है। तो इसमें क्या है, अगर कोई किसान पॉली हाउस के अंदर खेती करना चाहते हैं तो बेमौसम को हमारा टारगेट रख के अपना खेती प्लान करना चाहिए। साथ साथ में जहाँ तक लागत की बात है, 1 एकड़ की पॉली हाउस में करीब 36 लाख रुपए का खर्चा आता है, जो मध्य प्रदेश सरकार की उद्यानिकी विभाग से आपको 40% से लेकर 50% तक का अनुदान राशि मिल जाता है। वो आपकी उद्यानिकी जिले की उद्यानिकी विभाग में जा कर के आप अपना ऑफिशियल से बात करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। और ये अभी जो डीबीटी स्कीम आने के बाद जहाँ पे मध्य प्रदेश में जहाँ पे भी आपका जो कंपनी से आप बनाना चाहते हो उस कंपनी से आप इसको बना सकते हो। बिल्कुल, आपने 35 से 36 लाख रुपए इसके खर्च की बात कही है। एक आम किसान इस खर्च को वहन नहीं कर पाता है, तो उन गरीब किसानों के लिए सरकार किस तरह की योजना चला रही है जिससे कि वो संरक्षित खेती कर सके और पॉली हाउस लगा सके? अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि 36 लाख रुपए इस पे खर्चा आता है, तो गरीब किसान इतने बहुत बड़े पैमानों पे पैसा लगा के अपना खेती नहीं कर सकते हैं। अब इसके लिए जो सरकार की ओर से एक वॉक इन टनल करके टेक्नोलॉजी है, जिस पे इसके अंदर आप चल सकते हो, इसीलिए उसको वॉक इन टनल कहते हैं। वो आपका छोटे स्ट्रक्चर है जिसको अपने पास उपलब्ध सामान से भी आप बना सकते हो। जैसे अपने पास बांस मिलता है, बांस से भी बना सकते हो या जे पाइप से भी बना सकते हो। छोटे पैमाने पे बना दीजिए और उसके ऊपर जो ढांचा होती है वो हमारा किस समय पे हम खेती करना चाह रहे हैं। जैसे बारिश से हमारा पालक को बचाना चाह रहे हो या धनिया को बचाना चाह रहे हो, तो उस ढांचे के ऊपर पॉलीफिल्म लगा दीजिए, जिससे हमारी बारिश के मौसम में पालक या धनिया या मेथी जो बाजी जो बाहर खुले खेत में नहीं कर सकते हो, वो आप पॉलीफिल्म यूज़ करके छोटे टनल के अंदर हम उसका खेती कर सकते हैं। अगर सपोज़ हम गर्मी के अंदर भी करना चाहते हैं तो वो उस पॉलीफिल्म की जगह पे जो मार्केट में उपलब्ध रहता है शेड नेट, छाया देने वाली, उस नेट को उसके ऊपर डाल करके अच्छे से छाया उसको दे सकते हो, जिसके चलते हम गर्मी के मौसम में भी सब्जी का खेती उस ढांचे के अंदर कर सकते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं पॉली हाउस में काफ़ी सारे उपकरण लगे हुए हैं, साइंटिफिक तरीके से खेती की जाती है, आधुनिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह की सावधानियां किसानों को बरतनी चाहिए? सबसे पहले महत्वपूर्ण बात मैंने बताया था किस्मों का चयन करना। एक बार हमने किस्म चयन किए, उसके बाद पौधे को लगाने का रोपा अपने आप तैयार कर लीजिए। आजकल आपने रोपा तैयार करने का विधि भी देखे होंगे, ट्रे में बना लेते हैं। इन ट्रे में रोपा तैयार करके करीब 25 से 30 दिन का जो रोपा तैयार होने के बाद उस पौधे को हमारी पॉली हाउस के अंदर जो बेड बनी हुई है, जिसके ऊपर ड्रिप सिस्टम डली हुई है, उसके ऊपर प्लास्टिक का पन्नी बिछाया और जितने दूर पे हमें पौधा लगाना है वहाँ पे जीए पाइप से आप उसको पंच करके उसके जगह पे आप एक एक पौधे को लगा दीजिए। उसके बाद जैसे जैसे पौधा बढ़ जाता है तो आप देख लीजिए नीचे की पत्ते को काटते जाना चाहिए। सेकेटियर को लेकर के नीचे के पत्तों को काटना चाहिए। जहाँ से फूल स्टार्ट होता है उस डंडे के नीचे की जो भी पत्तियाँ हैं वो कोई काम का नहीं है पौधे को बढ़ाने में या उत्पादन को बढ़ाने में, इसीलिए हम नीचे के पत्ते को काट देंगे। साथ साथ में आप देखेंगे काले कलर की जो वायर लगी हुई है जिससे पौधे को ऊंची की ओर हमें ले जाना है। ये पौधा टमाटर आपको जो मेरे पीछे दिख रहा है, अगर खुले खेत में आप लगाएंगे मुश्किल से 3-4 फीट के ऊपर नहीं पहुंच पाएगी। यही पौधा 20-25 फीट तक जा सकती है जब उसको हम सहारा दें। एक HDPE रोप से हम ऊपर की ओर पौधे को ले जाएं तो आपका पौधा 20-25 फीट तक जाएगी। जितने पौधा ऊपर जाएगी, जितने शाखाएं निकलेंगे, उतना उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि नया शाखाओं में ही आपका फूल आता है, फूल आने के बाद वही फल बन जाते हैं। तो इसीलिए हम इस पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। साथ साथ में इसके अंदर जो शेड नेट लगी हुई है उसका उपयोग ये होता है कि धूप से पौधे को बचाना है। नॉर्मली क्या होता है कि गर्मी के मौसम में उसको बिछा के रखेंगे और बारिश के मौसम में उसको लपेट के एक साइड में कर देते हैं, जिससे एक रस्सी दिया जाता है, रस्सी को खींच लें
तो शेड नेट जो है साइड पे एक किनारे पे चला जाएगा। जैसे हमें लगता है कि गर्मी बढ़ रहा है तो आप उसको खींच लीजिए सीधा, तो सो दैट वो पूरा पौधे के ऊपर छाया बना देगी। और उसके साथ साथ में इसके अंदर जो लगाने वाले जो औजार होते हैं, अगर किसान सक्षम है, अगर लगाना चाहते हैं, तो एक ह्यूमिडिटी नापने के लिए और एक तापमान नापने के लिए छोटा सा औजार आता है, जिससे पॉली हाउस के अंदर आने के बाद आप देख के महसूस कर सकते हो कि तापमान कितना है। नॉर्मली क्या होता है, हम बाहर से अंदर आ जाते हैं तो हम अपने ऊपर की जो तापमान या हम जो महसूस करते हैं उसी को सोचते हैं कि पौधे के ऊपर भी देना है। आपकी महसूस नहीं होती है, पौधे को क्या चाहिए हमें उसको पहली बार देखना इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए पॉली हाउस के अंदर जिसको हाइग्रोथर्मोमीटर बोलते हैं वो लगा दीजिए, जिससे तापमान कितना है, नमी कितना है पता चलता है। कोई भी पौधा अच्छे से अच्छा उत्पादन देने के लिए 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए, 40 से 60% आसमान का नमी चाहिए। ये दो वैल्यू अगर उसके अंदर नहीं दिखता है तो आप उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। नेट को उठाना है या नेट को बिछाना है या फागर को चलाना है या ऊपर से पानी देना है, ये सारी जो नियंत्रण प्रक्रिया है उसको देखने के बाद करना चाहिए, ना कि हम जो महसूस कर रहे हैं उसको देखते हुए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी राव साहब। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि संरक्षित खेती क्या होती है, संरक्षित खेती के फ़ायदे क्या हैं और संरक्षित खेती को आप किस तरह से लाभ का धंधा बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए किसान भाइयों, अब बढ़ते हैं खबरें खेती की ओर। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। एक नज़र डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। कृषि की नवीनतम तकनीकों को खेतों से जोड़ा जाए, मुख्यमंत्री श्री चौहान। किसानों द्वारा उत्पादित बिजली ऊर्जा विभाग खरीदेगा, ऊर्जा मंत्री श्री तोमर। कृषि से संबंधित व्यवसायों को भी अपनाए किसान, कृषि मंत्री श्री पटेल। किसानों को मौसम विभाग की सलाह। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि विज्ञान के क्षेत्र में हो रही नवीनतम खोजों और विकसित हो रही तकनीक को किसान के खेत से जोड़ना बेहद ज़रूरी है। ये बात उन्होंने न्यूक्लियोम इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा हैदराबाद में स्थापित सेंटर का मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल शुभारंभ करते हुए कही। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, सांसद श्री अजय प्रताप सिंह तथा श्री राजेंद्र गहलोत, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन, केंद्रीय पशुपालन सचिव श्री अतुल चतुर्वेदी भी कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। श्री चौहान ने कहा कि एग्री जीनोमिक्स ऐसा वैज्ञानिक क्षेत्र है जिससे अधिक उपज, कीट प्रतिरोधक क्षमता और फसल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। किसानों को उद्यतन वैज्ञानिक जानकारियां उपलब्ध कराने में श्री नंद कुमार सिंह चौहान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च मील का पत्थर साबित होगा। प्रदेश में मानसून की स्थिति पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सोयाबीन की फसल लगातार खराब हो रही है, इससे किसान बहुत अधिक प्रभावित हैं। एग्री जीनोमिक्स के उपयोग से सोयाबीन की फसल में सुधार के प्रयोग किए जा सकते हैं, इससे प्रदेश के किसानों को लाभ होगा। उल्लेखनीय है कि एग्री जीनोमिक्स एक वैज्ञानिक क्षेत्र है जो फसल सुधार में योगदान दे रहा है। इससे फसल में कीट प्रतिरोधक क्षमता, पौधों के स्ट्रेस टॉलरेंस में सुधार कर बेहतर गुणवत्ता की फसलों का अधिक उत्पादन संभव होता है। न्यूक्लियोम इन्फॉर्मेटिक्स ने इस क्षेत्र में 2013 में अपनी यात्रा प्रारंभ की। संस्था द्वारा पशुओं की जीनोम सीक्वेंसिंग का भी कार्य किया जा रहा है। पीएम कुसुम योजना में किसानों द्वारा उत्पादित बिजली ऊर्जा विभाग द्वारा खरीदी जाएगी। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह बात पीएम कुसुम योजना में सौर ऊर्जा उत्पादकों के लिए मिंटो हॉल में आयोजित कार्यशाला में कही। कार्यशाला में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि किसानों द्वारा सोलर प्लांट लगाने पर लगभग 10,000 रुपये का खर्च आएगा, जबकि इससे लगभग 50 से 60 लाख रुपए की आय होगी। सोलर प्लांट लगभग 25 वर्ष तक आय देगा। मंत्री द्वय ने चयनित किसानों और विकासकों को लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान किए। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि हमारे कोयला और तेल जैसे ऊर्जा के संसाधन कम हो रहे हैं, लेकिन सूर्य देव की कृपा सबके ऊपर समान रूप से है। इसका उपयोग कर हम प्रदेश में बिजली का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित बिजली की बिक्री से जो लाभ होगा उससे उनके जीवन में नई खुशियां आएंगी। श्री तोमर ने कहा कि बिजली की बचत करें, जिससे
बिजली बिल कम आए और आपका पैसा बचे। श्री तोमर ने कहा कि प्रदेश की कुल विद्युत खपत की लगभग 25% पूर्ति नवकरणीय ऊर्जा द्वारा हो रही है। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए जरूरी है कि कृषक बंधु कृषि से संबंधित अन्य व्यवसायों को भी अपनाएं। इससे निश्चित ही किसानों को लाभ मिलेगा। नवीन तकनीकों को अपनाने से कम लागत से अधिक उत्पादन से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करना आसान होगा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समिति की 7वीं बैठक को ऑनलाइन संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश के कृषकों ने कोरोना काल में भी जब सारे कार्य बंद थे तब कृषि कार्य किया, साथ ही अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान किया। कृषकों के अथक परिश्रम से ही प्रदेश को निरंतर कृषि कर्मठ अवार्ड मिलता रहा है। श्री पटेल ने कृषकों के आर्थिक सशक्तिकरण और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए कृषि की बेहतरी के लिए समुचित कदम उठाने की आवश्यकता जताई है। उन्होंने कहा कि सोयाबीन स्टेट का दर्जा प्राप्त होने के बाद सोयाबीन उत्पादन में कमी होना चिंताजनक है। श्री पटेल ने सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पुरानी किस्मों के स्थान पर नई किस्मों को विकसित करने का आह्वान कृषि वैज्ञानिकों से किया है। श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश में 11 लाख हेक्टेयर भूमि में जैविक खेती की जा रही है। उन्होंने कहा कि जैविक खेती के लिए प्रदेश के 89 आदिम जाति विकास खंडों के छोटे और मझौले किसानों को प्रोत्साहित कर जैविक खेती के क्षेत्र को और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, जिससे किसानों को लाभ भी होगा। किसानों को मौसम विभाग की सलाह। भारत सरकार मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार प्रदेश में आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान मानसून की सक्रियता के साथ भोपाल, रायसेन, सागर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह, विदिशा जिले एवं प्रदेश के अन्य भागों में मध्यम वर्षा होने की संभावना है। कृषि विभाग ने किसानों को सोयाबीन, मूंग, उड़द में सफेद मक्खी द्वारा फैलाया जाने वाला पीला मोजेक रोग नियंत्रण के लिए रोग ग्रसित पौधों को खेत से बाहर निकालकर गाड़ देने की सलाह दी है। सफ़ेद मक्खियों की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 7.8 SL का 600 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने को कहा गया है। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो दर्शकों, आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।